सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केदारनाथ सिंह की दो कविताएं विद्यार्थियों, और उसके बाद में तुलसीदास जी की अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट बार मुझे सुन रहे हैं तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उन विद्यार्थियों तक ज़रूर शेयर करें जो 12th के हैं और जिनके हिंदी साहित्य सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में उन्होंने ले रखा है। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, अपनी राय ज़रूर दें विद्यार्थियों। उससे पहले दो वीडियो मैंने भेजे थे, तो वो जो है सरोज स्मृति पर और जयशंकर प्रसाद की जो कविताएं हैं, कार्नेलिया का गीत और देवसेना के गीत पर आधारित है, तो उनको भी आपने इस तरह से याद कर लिया होगा। आज हम कुछ खास महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी है। इस बार आप बहु विकल्प के प्रश्न भी आएंगे आपके एबीसीडी वाले, तो अच्छी तरह से तैयारी करें विद्यार्थियों। और सत्र 23-24 के लिए 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम की तारीखें भी घोषित हो चुकी है। तो फरवरी लास्ट में एग्ज़ाम आपके शुरू हो जाएंगे और मार्च फर्स्ट वीक में 10th के भी शुरू हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था? तो आप जल्दी से विचार कीजिए और बताइए कि इसमें क्या सही है। 34 है, 1935, 37 या 38? तो इसका राइट आंसर है, अब मैं बता देता हूँ आपको, 1934 में इनका जन्म हुआ था केदारनाथ सिंह का। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बनारस एवं दिशा कविता की रचयिता कौन है? आगे है प्रसाद है, केदारनाथ सिंह है या निरल है? तो इसका आंसर आपके है वो है केदारनाथ सिंह। इनकी ये दो कविताएं अपने पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, तो इनको आप इस तरह से पढ़ें और कविता का पूरा सारांश पढ़ें, बुक पढ़ें, जिससे कि छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आराम से आपके समझ में आ जाएंगे विद्यार्थियों। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, खाली कटोरों में बसंत का उतरना, इससे क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है और क्या आशय है? तो किसी भी प्रकार से कोई भी शब्द आए तो आपको उत्तर उसका एक ही होगा कि इसका अर्थ लिखना इस पंक्ति का विद्यार्थियों। तो इसका जो अर्थ है आपको ये लिखना है कि खाली कटोरों में बसंत का उतरने का तात्पर्य ये है कि जब धार्मिक उत्सव शुरू हो जाते हैं तो भिखारियों को भीख मिलना शुरू हो जाती है और उनके जो कटोरे हैं वो सिक्कों से भर जाते हैं, सिक्कों की खनक बढ़ जाती है और भिखारियों के चेहरे पर जो है एक खुशी छा जाती है, खुशियाँ छा जाती है, चेहरे पर चमक आ जाती है। इसी कारण खाली कटोरों में बसंत का उतरना बताया गया है। तो धार्मिक उत्सव जब शुरू होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो भिखारियों को भिक्षा मिलना शुरू हो जाती है और वही खाली कटोरों से में बसंत का उतरना है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों एबीसीडी के रूप में कि बनारस का प्राचीनतम नाम क्या है? लखनऊ है या हरिद्वार है, ऋषिकेश है या काशी है? और अभी नया नाम भी क्या है ये भी आप सब जानते हैं, इसके बारे में भी आप अच्छी तरह से याद रखें इसको, इस पॉइंट को। तो यहाँ पर जो है वो बनारस का प्राचीनतम नाम पूछा गया विद्यार्थियों, तो इसका प्राचीनतम नाम है काशी। बनारस भी इसका पुराना नाम है और नया नाम है वाराणसी। वाराणसी है ना, वो इसका नवीन नाम है, तो ये ध्यान रखें। दिशा कविता के अनुसार हिमालय किधर है? बच्चों ने क्या जवाब दिया? तो इसका जो आंसर है वो है जिधर भी मुँह करके लगन से कार्य करते हैं। दिशा कविता के अनुसार हिमालय किधर है, ये इसका मतलब बच्चों ने बताया। और इससे सीख क्या मिलती है, ये इसका प्रश्न ये था, थोड़ा सा सही ढंग से लिख नहीं पाया। दिशा कविता के अनुसार हिमालय किधर है, इससे क्या सीख मिलती है? तो बच्चों ने हिमालय उस तरफ बताया था जिस तरफ उनकी पतंग उड़ रही थी। इसका अर्थ ये होता है, इसका क्या अर्थ होता है? हिमालय उधर बताया जिस तरफ उनकी पतंग उड़ रही थी। इसका अर्थ यह है कि जिधर भी मुँह करके लगन से कार्य करते हैं तो वो लक्ष्य हमें ज़रूर हासिल होता है, इसलिए बच्चों ने ये बात बताई थी। अगला जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, दिशा कविता का मूल भाव लिखिए। तो दिशा कविता का जो मूल भाव है विद्यार्थियों ये है, पहली बात तो ये कि दिशा कविता बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और इसमें बच्चे हैं वो पतंग उड़ाते हैं और बच्चों से कवि वार्तालाप करते हैं। कवि पूछता है कि हिमालय किधर है, तो बच्चे बताते हैं कि हिमालय उधर ही है जिस तरफ हमारी पतंग उड़ रही है या पतंग
जो है वो चली जा रही है। तो मूल भाव ये होता है, या मूल भाव इसका ये हो सकता है, या ये आपको लिखना है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना सत्य होता है और वो उसे अपना करके अपने ढंग से उसे देखता है। जैसे बच्चों को उसका सत्य यही लगा कि जिस तरफ हमारी पतंग है उसी तरफ हिमालय है। कहने का अर्थ है कि अपना एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य पर बढ़ना चाहिए, इधर उधर भटकाव की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए बच्चों ने उसी तरफ बताया, क्योंकि बच्चों का लक्ष्य पतंग उड़ाना था तो उन्होंने उसी दिशा में हिमालय बता दिया। और यदि वो ज़्यादा सोचते और सोच करके बताते कि हिमालय उत्तर दिशा में है, तो उनका पतंग की उड़ाने से जो ध्यान है वो भंग हो जाता और वो लक्ष्य से भटक जाते। इसलिए इसका मूल भाव ये लिखना है। दिशा कविता का संदेश क्या है? अब दिशा कविता का संदेश यह है कि हमें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए, लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए और एक लक्ष्य निर्धारित करके उसकी ओर बढ़ते रहना चाहिए। जिस तरह बच्चों ने पूछने पर हिमालय उसी दिशा में बताया जिस तरह पतंग उड़ रही थी। अगला देखो प्रश्न है विद्यार्थियों कि उड़ता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ गिरने लगती है। पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, काव्य सौंदर्य का अर्थ होता है भाव पक्ष और कला पक्ष। यदि शिल्प सौंदर्य आए तो आपको केवल कला पक्ष लिखना है, भाव पक्ष नहीं। इसलिए इन बातों का विशेष, छोटे छोटे पॉइंटों का आप विशेष ध्यान रखें। तो इस पंक्तियों का हम करते हैं जो है वो काव्य सौंदर्य करते हैं कि क्या है काव्य सौंदर्य। तो इसमें ये बताया गया है कि बनारस शहर में जो है वो जब धूल भरी आंधियाँ चलती है तो चलने से लोगों की जो जीभ है वो किरकिरा जाती है। उसी प्रकार से जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन वहाँ शुरू होता है तो लोग उसमें भाग लेने के लिए कुलबुलाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं सभी। तो ये इसका हो जाएगा भावार्थ। अब इसमें भाव पक्ष हो गया। कला पक्ष में आप क्या लिखोगे कि इसका मानकीकरण किया गया है और खड़ी बोली हिंदी भाषा इसमें काम में ली गई है। तो ये आपको इसका कला पक्ष लिखना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, ये पाठ खत्म हो गया। अब अगला पाठ है अपना रघुवीर शाही की दो कविताएं हैं, बसंत आया और तोड़ो कविता। तो पहला प्रश्न है हमारा कि रघुवीर शाही का जन्म कब हुआ था? तो आप जल्दी से विचार कीजिए, सोचिए कि कब हुआ था, 1925 में, 1929 में, 30 में या 31 में। तो इसमें आपको मैं सही आंसर बता देता हूँ विद्यार्थियों, 1929 में हुआ था। फिर देखो बसंत आया तोड़ो कविता के रचयिता कौन है? तो बसंत आया तोड़ो कविता दोनों के रचयिता है वो रघुवीर शाही है। फिर है पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक हैं? तो ये भी ध्यान रखना है। तो पत्थर और चट्टान कविता ये आपके लिए गए हैं और पाठ्य पुस्तक का ही प्रश्न है विद्यार्थियों, तो ज़रूर इसको अच्छी तरह से याद कर लें। तो इसमें विद्यार्थियों पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक हैं, इसका आंसर है बहुत ही आसान है। और आपके ये किताब में भी यहाँ पर देखो स्पष्ट दे रखा है भावार्थ में, जो हमने चर्चा भी की थी पढ़ते वक्त। तो पत्थर शब्द जो है वो एक तरीके से बंजर भूमि का प्रतीक है और चट्टान शब्द तकलीफ़ों या समस्याओं या कह सकते हैं कि बाधाओं का प्रतीक है। तो ये लिखना है। फिर है अगला क्वेश्चन है कि बसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? तो किस प्रकार से उनको सूचना मिली, ये आपको इसमें उत्तर लिखना है। तो इसमें आपको उत्तर ये लिखना है कि एक तो बंगले के पास से जब गुजर रहे थे तो पेड़ों पर से जो चिड़िया बोल रही थी उससे, दूसरा फिर आप लिखें कि इसमें पेड़ों से पीले पत्ते गिरने लगे थे तो उससे मिली, कैलेंडर को देखने से मिली, ऑफिस में बसंत पंचमी की जो छुट्टी या अवकाश की जो सूचना है, इन इतनी बातों को जब जाना तो कवि को बसंत के आगमन की सूचना मिली, जो ये संकेत करती है कि हम प्रकृति से
या प्रकृति की चीज़ों को देख करके जो कौन सी ऋतु कब है आती है, कब उसका आगमन होगा, कब चली गई, ये हम भूल गए हैं। यही कवि ने इस कविता को देख करके हमें बताने की कोशिश की है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, ऋतुराज कौन सी ऋतु कहा जाता है? तो बसंत ऋतु को कहा जाता है। ऋतुराज बसंत ऋतु होती है। 6 ऋतुएं भारत में अपने होती है प्रमुख रूप से। उसमें सबसे अच्छी ऋतु जो है वो बेहतरीन ऋतु मानी जाती है, वो ऋतुराज बसंत है। तोड़ो कविता, अगला प्रश्न है कि तोड़ो कविता किस अलंकार पर केंद्रित है? तो इसमें आपकी तोड़ो कविता जो है अनुप्रास और मानीकरण अलंकार पर विशेष रूप से केंद्रित है, तो ये आपको लिखना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, बसंत आया कविता का मूल भाव लिखिए। ये आपको लिखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो बसंत आया कविता का मूल भाव विद्यार्थियों आपको ये लिखना है कि भी आज का मनुष्य इस प्रकार से हो गया है, या उसकी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि प्रकृति से वो निरंतर दूर हटता जा रहा है। प्रकृति से उसका जो संबंध है वो कटता जा रहा है, और व्यक्ति और प्रकृति का जो आत्मीय संबंध है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जबकि ये खत्म नहीं होना चाहिए। और इसी कारण बसंत का आगमन हुआ तो भी उसे पता नहीं चला। प्रकृति को देख करके पेड़ पौधों पर नई कलियां पत्तियां निकलने से नहीं, उसको जिस प्रकार से सूचना मिली कैलेंडर देखने से, या फिर दफ्तर में बसंत पंचमी की छुट्टी को जान करके पता चला कि बसंत का आगमन हो चुका है। तो कहने का मतलब मूल भाव ये लिखना है आपको कि हमें प्रकृति से संबंध बना के रखना है, और आधुनिक जीवन में ढलने के बाद भी हमें अपने जीवन में प्रकृति से एक गहरा संबंध, आत्मीय संबंध बना के रखना है, और हमें प्रकृति से लगाव जोड़ के रखना है, और संवेदनहीन नहीं होना। ये इसका मूल भाव है। तो ये महत्वपूर्ण इसमें कुछ प्रश्न थे विद्यार्थियों। इनके उत्तर आप और बेहतरीन ढंग से पुस्तक देख करके वो अच्छी तरह से इनको याद करें, पूरी किताब पढ़ करके। फिर देखो अगला प्रश्न है, अब अगला अध्याय है अपने तुलसीदास जी का, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा कुछ जो पीछे वाले पार्ट है उस पर भी और चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि तोड़ो कविता है, तो तोड़ो में क्या तोड़ना है? हमें धरती को उपजाऊपन बनाने के लिए उन सभी बाधाओं को तोड़ना है। उसी प्रकार से जीवन में भी हमारे बहुत सारी समस्याएं आती है, कई रूढ़ियाँ हैं, कई अंधविश्वास है, तो उनको तोड़ना है। जैसे ज़मीन को उपजाऊपन बनाने के लिए अनेक प्रकार से खड्डे पत्थर चट्टानें तोड़ के समतल बनाते हैं ना, उसी प्रकार जीवन में भी इस प्रकार से यदि बाधाएँ हो या कोई अंधविश्वास रूढ़ियाँ हो तो उनको हमें हटाना चाहिए। तभी हम विकास कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कवि ने तोड़ो और शब्द जो है काम में लेकर के शीर्षक दे करके जो है ये कविता लिखी है। अब हम तुलसीदास जी वाले अध्याय पर आगे देखते हैं। देखो विद्यार्थियों, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो आप जल्दी से सोचिए कि 1530 में हुआ, 32 में, या 1432 में, या 1400। तो इसका जो राइट आंसर है 1532 में हुआ था, राजापुर गांव में। मैं जानूँ निज नाथ स्वभाव में राम की विशेषता को ले कीजिए। तो इसमें राम के स्नेह प्रेम और दयालुत्व की विशेषता को ले किया गया, क्योंकि वो ये बात भरत ने कही थी चित्रकूट सभा में। जब मुनि वशिष्ठ ने अपने बात कही, उसके बाद में भरत रोमांसी शरीर से वहाँ खड़े होते हैं और ये बोलते हैं कि भगवान राम का स्वभाव मैं इस तरह से जानता हूँ, वो तो बहुत ही स्नेही प्रेम, सब पर प्रेम रखने वाले और दयालु प्रवृत्ति के हैं। बचपन में भी हमें जब भी ऐसा लगता कि हम हार रहे हैं तो हमें जिता देते थे। तो ये आपको लिखना है, इतना बड़ा नहीं लिखना है, लेकिन आपको लिखना है कि राम का स्नेह और प्रेम की दयालुता की विशेषता प्रकट हुई है। लागई लागती प्रीति सिकिसी में कौन सा अलंकार है? तो इसे प्रीति सिकिसी यानी मोरनी के समान, सिकी यानी मोरनी के समान, यहाँ कौशल्या, माता कौशल्या का वर्णन किया गया है। तो आपको इसमें उपमा अलंकार लिखना है। ये पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। लागती प्रीति सिकिसी यानी कि राम वन में गमन कर गए, तो उसके बाद में वन गमन जाने के बाद में माता कौशल्या भगवान राम के बारे में सोचती है, और सोचती सोचती मोरनी सी जैसी प्रतीत होती है, लगती है प्रेम में। लागती प्रीति यानी प्रेम में वो मोरनी जैसी पर लग रही थी। तो ऐसा आपको लिखना है, उपमा अलंकार है।
देखो अगला जो है प्रश्न है कि तुलसीदास को गुरु कृपा से कौन सी भक्ति का जो मार्ग मिला। तो राम भक्ति का मार्ग मिला। और राम के अश्व यानी घोड़ों की किससे तुलना की गई और क्यों। तो राम के जो घोड़ों की तुलना है वो आपके पाले में या हिमपात होने से जैसे कमल मुरझा जाते हैं, कमल के पौधे फूल मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार से घोड़ों की स्थिति वैसी हो गई। तो कमल के फूलों से की गई, पाले से मुरझाए हुए कमल के पौधों से फूलों से की गई। क्यों की गई? क्योंकि जिस प्रकार पाला पड़ता है तो कमल के पौधे मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार से घोड़े भी राम के बिना बहुत ही कमज़ोर और निर्बल हो गए थे। तो ये इसका उत्तर लिखना है। फिर देखो आगे, फरई की कोदुल बाली सुशाली मुक्ता परसव की मुक्त शंभुक काली। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य लिखिए, यानी कि आपको केवल भाव सौंदर्य लिखना है। इसका अर्थ क्या हुआ? हिंदी अर्थ लिखना है आपको, भाव पक्ष लिखना है आपको। इसमें विद्यार्थियों कला पक्ष नहीं लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है कि फरह की कोदो बाली सुशाली, यानी कि जंगली धान से उत्तम धान उत्पन्न नहीं हो सकता, और काले घोंगे से अच्छा मोती उत्पन्न नहीं हो सकता। इसीलिए जो है वो एक दुष्ट माता से अच्छा पुत्र कैसे उत्पन्न हो सकता है, ये भरत ने बात कही थी। ये इसका भाव सौंदर्य। इसलिए वो हृदय से जो है वो क्षमा चाहते हैं हाँ सभी से। ये बात उन्होंने चित्रकूट सभा में खड़े होकर के भरत ने कही थी। अगला देखो इसका प्रश्न है कि पुल की शरीर सभा भय ठाडे, नीरज नयन नयन नेह जल बाड़े, कहे वो मोर मुनिनाथ ने बाबा, अहीं ते अधिक कहो मैं कहाँ। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य लिखिए, यानी कि इसमें आपको भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों लिखने हैं विद्यार्थियों। तो मैं आपको बताता हूँ कि भरत ये कह रहे हैं कि पुल की शरीर सभा वे ठाडे, यानी कि रोमांसी शरीर से या रोमांचित होकर के भरत चित्रकूट की सभा में खड़े होते हैं। और जैसे खड़े होते हैं तो खड़े होते ही उनके निर्ज नयन नेह जल बाडे, यानी कि उनके कमल रूपी नेत्रों से, भरत के जो नेत्र हैं, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है, प्रेम की अश्रुधारा बहने लगती है। और तो तब भरत क्या कहते हैं कि कहे वो मोर मुनिनाथ निभावा, यानी कि मेरा जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूँ वो तो मुनि वशिष्ठ ने पहले ही निभा दिया, निर्वाह कर दिया। इससे अधिक और मैं क्या कहूँ, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। इस तरीके से भरत ऐसी बातें कह करके अपने आप को जो है वो वाणी प्रस्तुत करते हैं, और नेत्रों से उनके आंसू बहते रहते हैं। ये आपको इसमें लिखना है। काव्य सौंदर्य इसका इस प्रकार लिखना है। और फिर इसमें आपको जो है वो लिखना है कि कला पक्ष में आपको लिखना है अवधी भाषा है, और चौपाई छंद है, इसके साथ में आपके अनुप्रास अलंकार है, और भरत के मन की कह सकते हैं कि व्यथा का वर्णन इसमें किया गया है। ये आपको इसमें लिखना विद्यार्थियों। इस प्रकार इसका इस तरीके से वर्णन करना है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, जिसका आगे के वीडियो में हम जायसी का पाठ पूरा पढ़ेंगे और उससे आगे वाला पाठ भी पढ़ेंगे। जायसी का जन्म कब हुआ था? तो 1542 में हुआ था, 1492 में, 1543 या 1500 में। तो इसका राइट आंसर है बे 1492 में। तो अब आगे वाले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। तब तक आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करें, और मैंने सभी क्वेश्चनों के अच्छी तरह से आंसर देने की पूरी कोशिश की है। और बुक के माध्यम से और बाकी जितने मेरे को खुद आ रहे थे वो सभी, तो मैंने आपको इस तरह से बताया। और फिर भी कोई कमी आपके रह गई है तो आप उसको ज़रूर सुधारें बुक के माध्यम से, और हमसे भी चर्चा कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू विद्यार्थियों।